हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों की जो सीरीज चल रही है उसकी क्या है कि हमारे सब्जेक्ट की, तो हमने अपनी फिर से एमसीक्यू जो सीरीज थी उसे फिर से प्रारंभ कर दी है। जो हमारा मॉडल पेपर है हमारे सब्जेक्ट का, ये 40 क्वेश्चन का हमारा ये मॉडल पेपर है। जीडीसी, हायर और जीआईसी, पीजीटी सबसे रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। तो अपने 40 क्वेश्चन आज हम लोग करने चल रहे हैं। इसके बाद मेरा आज 3 वीडियो इस पे अपलोड होंगे। एक यूनिट 2 से, जो यूनिट 2 में पूरा तत्व है और उसकी विशेषताएं, वो सारी चीज़ें यूनिट 2 जाएगा 25 क्वेश्चन। उसके बाद एक मॉडल पेपर जाएगा किसका, हायर फर्स्ट पेपर का 30 क्वेश्चन जो 6 यूनिट में है वो जाएंगे। तो हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ऋग्वेद के मंडलों के आंतरिक कालक्रम के संदर्भ में मंडल 2-7 पारिवारिक मंडल कहलाते हैं। इनमें 6 कालानुक्रमिक रूप से सबसे प्राचीन है। और फिर क्या करें, मंडल 9 कालानुक्रमिक रूप से पारिवारिक मंडलों में सबसे अधिक प्राचीन माना जाता है। या फिर कह रहा है मंडल 1 और 10 भाषाई व वैचारिक रूप से सबसे नवीन है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आलोक में सही कथन कौन सा है, बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा सही है। इसमें से कौन सा सही है, बताइए, इसमें से कौन सा सही है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1, 2, 3, बताइए इसमें कौन सा सही है। इसमें से कौन सा सही है। ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें क्या कर रहा, उसमें इसमें कह रहा है कि मंडल 9 कालानुक्रमिक रूप से पारिवारिक मंडल सबसे अधिक है, जबकि सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है। प्राचीन मंडल, प्राचीन मंडल सबसे कौन सा है। प्राचीन मंडल, प्राचीन मंडल सबसे है कौन सा, छठा मंडल है। छठा मंडल है प्राचीन मंडल, जो है वो छठा मंडल है। अगर हम लोग देख लें, एक प्रकार से देखें कि कौन कौन मंडल में किसने किसने रचना की। जैसे कि फॉर एग्जांपल मंडल 1 देख ले रहे हैं। मंडल 1 में क्या चीज़ है, मंडल 1 में क्या है। मंडल 1 सबसे बड़े मंडलों में से एक है। इसमें विभिन्न ऋषियों विभिन्न ऋषियों द्वारा ऋषियों द्वारा रचित है। विभिन्न ऋषियों द्वारा रचित है ये, ठीक। इसमें अग्नि किसकी, अग्नि और इंद्र की, इंद्र की स्तुति है, इसमें स्तुति है। और क्या है, और क्या है। मंडल 2 किससे रिलेटेड है। मंडल 2 गीत समद ऋषि से रिलेटेड है। इसमें भी इंद्र और उसकी स्तुति है। मंडल 3 किससे रिलेटेड है। मंडल 3 विश्वामित्र विश्वामित्र से रिलेटेड है। और फिर क्या कह रहा है, और गायत्री मंत्र इसी में है। इसमें गायत्री मंत्र मंडल 3 में ही है, गायत्री मंत्र, ठीक। और क्वेश्चन मंडल 4 में क्या है, ऋषि वामदेव द्वारा रचित है। वामदेव द्वारा रचित है। मंडल 5 मंडल 5 ये अत्रि द्वारा है। किसके द्वारा, अत्रि द्वारा रचित है। और इसमें विश्व देवों की स्तुति है। इसमें विश्व देवों की स्तुति है, विश्व देवों की स्तुति है, ठीक। उसके बाद क्या अगर मंडल 6 किसके द्वारा है, ये भारद्वाज द्वारा। किससे है, भार भारद्वाज द्वारा ये रचित है। इसमें भी अग्निवायुन्द्र की प्रशंसा है। मंडल 7 किससे रिलेटेड है। मंडल 7 वशिष्ठ द्वारा है। वशिष्ठ वशिष्ठ
वरुण देव की स्थितियां हैं, किसकी? वरुण की स्थिति इसमें है, स्तुति है न। 8वां मंडल कर्ण और दूसरे ऋषियों की वो रचित है। ठीक, इंद्र की इसमें स्तुतियां, किसमें? इंद्र की वस्तुतियां हैं। नवा मंडल पूरी तरह का सेम देवता समीप सोम देवता को समर्पित, सोम देवता को समर्पित है ये, सोम देवता को समर्पित है ये। और 10वां मंडल नवीन मंडल इसे बोला जाता है, नवीन मंडल। इसमें ही क्या है? इसमें ही क्या? पुरुष सूक्त और नासदी सूक्त इसमें ही मिलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, श्रुति और स्मृति परंपराओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐतिहासिक रूप से गलत है? कह रहा है कि श्रुति अपौरुषेय और शाश्वत, इसमें 4 वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद शामिल हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि स्मृति समय के साथ क्षेत्रीय प्रथाओं के अनुसार बदल सकती है, श्रुति के अनुरूप होने पर ही प्रमाणिक है। उसके बाद धर्मशास्त्र श्रुति साहित्य का प्रत्यक्ष और अपरिवर्तनीय हिस्सा है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, ये सब स्मृति साहित्य के अंग हैं। इसमें कह रहा है गलत क्या है? ये गलत कौन सा गलत है? यह इसमें क्या है? धर्मशास्त्र श्रुति साहित्य का प्रत्यक्ष और अपरिवर्तनीय हिस्सा नहीं है। धर्मशास्त्र किसका हिस्सा है? धर्मशास्त्र हमारा किसका है? धर्मशास्त्र स्मृति परंपरा का हिस्सा है। किसका? स्मृति परंपरा का हिस्सा है, स्मृति परंपरा का हिस्सा है। धर्मशास्त्र स्मृति परंपरा का हिस्सा है। ठीक, स्मृति साहित्य समय के साथ मानव स्मृति और सामाजिक रीति रिवाजों के आधार पर विकसित हुआ, जबकि श्रुति को दैवी, अपौरुषेय और अपरिवर्तनीय माना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दाएं भाग और मिताक्षरा के बीच कौन सा युग्म भ्रामक है? कौन सा युग्म कह रहा है? कौन सा युग्म भ्रामक है? दाएं भाग जीमूत वाहन रचित मुख्यतः बंगाल में लागू व्यवस्थित अधिकारों को प्राथमिकता देता है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में प्रभावशाली है। मिताक्षरा संयुक्त परिवार के अधिकार कमजोर करता है, पिता का पूर्ण एकाधिकार स्थापित करता है। और दाएं भाग पिता के जीवित रहते पुत्रों को जन्मजात अधिकार प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? इसमें हमारा कौन सा गलत सुमेलित है? कौन? इसमें कह रहा है मिताक्षरा संयुक्त परिवार के अधिक कमजोर करता है और पिता का एक पूर्ण एकाधिकार स्थापित करता है। मिताक्षरा अगर पूछ लिया जाए ये किसने लिखा है? ये विज्ञानेश्वर ने लिखा है। किसने? विज्ञानेश्वर ने ये लिखा है मिताक्षरा को। किसने? विज्ञानेश्वर द्वारा। और ये संयुक्त प्रणाली को पुरजोर समर्थन करती है, संयुक्त परिवार प्रणाली को, संयुक्त परिवार प्रणाली का समर्थन करती है। ठीक, संयुक्त परिवार प्रणाली का ये समर्थन करती है। पैतृक संपत्ति पुत्र के जन्मजात अधिकार को मानती है। किसे? पुत्र का जन्मजात अधिकार मानती है। जन्मजात अधिकार मानती है। ठीक, व्यक्तिगत अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता कौन सा देता है? जो दाएं भाग देता है। ये देख लिया जाए, दाएं भाग ये किसने लिखा है? ये जीमूत वाहन ने लिखा है। किसने? जीमूत वाहन ने ये लिखा है, जीमूत
वाहन ने। ये बेसिकली अगर देखा जाए, ये जीमूत वाहन कहाँ लागू है, ये अपने वेस्ट बंगाल में ये लागू है, और जबकि ये पूरे देश में लागू, बंगाल को छोड़कर। ये मिताक्षरा का जो विधि संहिता है हिंदू धर्म में, मिताक्षरा और दाय भाग बेसिकली कहाँ लागू है, वेस्ट बंगाल में। ठीक, और इसमें क्या कहा गया है, पिता के मृत्यु के बाद ही अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार पर जोर। पिता जब मर जाएगा, पिता के मृत्यु के बाद संपत्ति पर अधिकार पुत्र का होगा, संपत्ति पर अधिकार पुत्र का होगा, इसके पहले नहीं होगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 4 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया जो फारसी मॉडल से प्रेरित था। कारण गुप्त काल में भारी विकेंद्रीकरण हुआ, स्थानीय परिषदों और श्रेणियों की व सामंती प्रवृत्तियों का उदय हुआ। बताइए, इसका आंसर बताइए। यार दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या है। फिर कह रहा है यार दोनों सही किंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं है। फिर क्या, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइए इसका सही क्या है। बात तो सही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया जो फारसी मॉडल से प्रेरित था, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। कारण क्या दे रहे, गुप्त काल में भारी विकेंद्रीकरण हुआ, स्थानीय परिषदों और श्रेणियों की भूमिका व सामंती प्रवृत्तियों का उदय हुआ। इसमें इसका जो स्टेटमेंट ये सही है लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता। इसमें क्या कह रहा है, ये ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या नहीं करती है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दक्षिण भारतीय राजवंशों की घटनाओं का सही कालानुक्रमिक ऑर्डर क्या है, क्रम क्या है। होयसल द्वारा सोमनाथपुरा में केशव मंदिर निर्माण, पल्लव नरसिंहवर्मन द्वारा चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय की पराजय, काकती गणपति देव द्वारा तेलुगु भाषी क्षेत्रों का एकीकरण, विजयालय द्वारा तंजावुर पर कब्जा, चोल वंश का पुनर्स्थान। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। पांच का आंसर होगा क्योंकि जो पल्लव शासक है नरसिंहवर्मन द्वारा चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कब किया गया था, ये पराजित किया गया था 7वीं शताब्दी 7th AD में, ये 7th AD में। तो हमारे 2 नंबर पे पहले ये आएगा। उसके बाद क्या, विजयालय ने लगभग कब 850 AD 9वीं शताब्दी में तंजावुर पर क्या किया था, कब्जा किया था, तंजावुर पर कब्जा। ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 2 4, ये 2 में आ रहा है, तो ये दोनों गलत हो गए। फिर क्या है, जो काकती शासक थे गणपति देव 13वीं सदी, वे शक्तिशाली हुए, इस पे आता है, ये तीसरे नंबर पे आता है हमारा, ये 13वीं सदी में। ठीक, उसके बाद होयसलों द्वारा सोमनाथपुरम केशव मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी के आसपास, लगभग 1268 के आसपास के अंत में बनवाया गया ये मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही होता है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चोल स्थानीय प्रशासन की कुटबुलाई प्रणाली के बारे में कौन सा कथन ऐतिहासिक रूप से गलत है। कह रहा है कौन सा कथन ऐतिहासिक रूप से गलत है।
ये कह रहा है यह ब्रह्मदेव गांव में महासभा के बोर्ड सदस्यों के चुनाव के लिए थी। इसमें गांव के सभी वयस्क नागरिक गुप्त मतदान द्वारा अपना मत देते थे। पात्र उम्मीदवारों के नाम ताड़पत्रों पर लिखे जाते थे। एक छोटे लड़के द्वारा लॉटरी से चयन होता था। उम्मीदवारों के लिए शिक्षा, वेदों का ज्ञान, संपत्ति और आयु संबंधित कठोर पात्रता मानदंड थे। बताइए इसमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 6 में से कौन सा गलत है बताइए। ये है बी। बी क्यों है? इसमें गांव के सभी वयस्क नागरिक गुप्त मतदान द्वारा अपना मत देते थे। ये गलत बात है। इसमें गांव के सभी वयस्क नागरिक गुप्त मतदान नहीं देते थे। ये इसमें कोई मतदान नहीं होता था। ये एक लॉटरी प्रणाली थी जिसमें कठोर पात्रता, ये लॉटरी प्रणाली फुटबॉलाई क्या थी? फुटबॉलाई एक क्या थी? लॉटरी प्रणाली थी। लॉटरी प्रणाली थी। लॉटरी क्या थी? फुटबॉलाई लॉटरी प्रणाली थी जिसमें क्या था? जिसमें पात्रता के बारे में कल मैंने आपको बताया था। पात्रता में क्या था? एक वेदाध्ययन और संपत्ति का होना बहुत जरूरी था, जिससे कि उम्मीदवारों की संख्या क्या होता था? कम हो जाता था। और एक लड़के द्वारा बिना किसी जन मतदान से लॉटरी निकाली जाती। इसमें आम जनता का सार्वभौमिक मताधिकार अनुपस्थित था। ठीक, आम जनता का सार्वभौमिक मताधिकार इसमें अनुपस्थित था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कथन ए, जगती और अधिष्ठान दोनों मंदिर के आधार का हिस्सा हैं, किंतु जगती सीधे गर्भगृह की दीवारों का समर्थन नहीं करती। फिर कारण दिया है अधिष्ठान व मुख्य चबूतरा जिस पर दीवारें टिकी होती हैं, जगती परिक्रमा हेतु अतिरिक्त स्थान देती है। बताइए ए आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या है। या फिर कह रहा है ए आर दोनों सही है किंतु आर एक सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आर का सही, बात तो बिल्कुल सही है। ए आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या, क्योंकि जगती और अधिष्ठान दोनों मंदिर के आधार का हिस्सा होते हैं। दोनों मंदिर के आधार का हिस्सा होते हैं जिस पर 5 दीवारें और विमान टिके होते हैं। जगती इसके नीचे या चारों ओर एक उठा हुआ चबूतरा होता है जो भक्तों को परिक्रमा के लिए स्थान देता है, लेकिन यह मंदिर की मुख्य अधिरचना का सीधा भार नहीं उठाता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? अशोक के धम्म की पृष्ठभूमि का प्राथमिक पुरातात्विक स्रोत दिव्यावदान, जेम्स मिल और विंसेंट स्मिथ पुरातात्विक साक्ष्यों की उपेक्षा, यूरोपीय दृष्टिकोण पर निर्भरता, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद, विलियम जोन्स। बताइए 8 कौन सही है? 8वें का कौन सही है? सही सुमेलित है बी, 2 और 3। 2 और 3 का सुमेलित, एक पहला क्यों नहीं? इसमें कह रहा है कि अशोक के धम्म की पृष्ठभूमि का प्राथमिक पुरातात्विक दिव्यावदान नहीं देता भैया। अशोक के शिलालेख और स्तंभलेख देते हैं। शिलालेख और स्तंभलेख, बाकी चीजें सही हैं। जेम्स मिल और विंसेंट स्मिथ पुरातात्विक साक्ष्य की अपेक्षा यूरोपियन दृष्टिकोण पर निर्भरता और मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद 17 चरण विलियम जोन्स द्वारा करवाया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वैदिक साहित्य के विकास में कारण परिणाम व्युत्क्रम का सटीक उदाहरण कौन सा है? आरण्य ग्रंथ वन प्रस्थान करने वाले सन्यासियों के लिए रचे गए, ब्राह्मण ग्रंथों का दार्शनिक संक्रमण, उपनिषदों के जटिल कर्मकांडों के विरुद्ध प्रतिक्रिया में दार्शनिक अन्वेषण की स्थापना की। स्मृति ग्रंथों ने श्रुति के प्राधिकार को खारिज किया क्योंकि स्थानीय प्रथाएं सबसे अधिक प्राचीन और शक्तिशाली थी। ऋग्वेद की प्राचीनता के कारण यजुर्वेद और सामवेद ने उसके श्लोकों को अपने उद्देश्यों हेतु अपनाया। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? सटीक उदाहरण कौन सा है? ये होगा डी, ऋग्वेद की प्राचीनता के कारण यजुर्वेद सामवेद उसके श्लोकों को अपने उद्देश्य हेतु अपनाया। यही एकदम सही हुए,
हुआ एकदम ऋग्वेद का अनुकूल, बल्कि इसकी क्योंकि अनुष्ठानिक जटिलताएं बढ़ गई। विशिष्ट पुजारियों जैसे सामवेद को उद्गाता, यजुर्वेद के अधुर्वयु अपने विशिष्ट कर्मकांडों के लिए अलग संहिताओं की इन्हें आवश्यकता थी। ठीक, अन्य सभी कथन ऐतिहासिक रूप से सही हैं, सी गलत है क्योंकि स्मृतियों ने खारिज नहीं किया। ठीक, सी गलत क्योंकि स्मृतियों ने स्मृति को खारिज नहीं किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में औपनिवेशिक दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? औपनिवेशिक प्रशासकों ने कानून संहिताबद्ध करते समय मुख्यतः स्थानीय रीति रिवाजों को आधार बनाया। सुप्रिया गांधी के अनुसार मनुस्मृति को ब्रिटिश शासन में पहले से कहीं अधिक लागू कानूनी दर्जा मिला। औपनिवेशिक विद्वानों ने सिद्ध किया कि भारत प्राचीन काल में एक अखंड राज था। विंसेंट स्मिथ ने सदैव स्वदेशी साहित्य का बिना आलोचना के साथ समर्थन किया। इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर क्या होगा? बी। 10 का आंसर बी इसलिए होगा क्योंकि सुप्रिया गांधी और अन्य विद्वानों के अनुसार ब्रिटिश शासन विशेषकर विलियम जोन्स के अधीन ने मनुस्मृति जैसे ग्रंथों कठोर कानूनी संहिता के रूप में लागू कर दिया, जबकि प्राचीन भारत में स्थानीय रीति रिवाजों का अधिक महत्व था। औपनिवेशिक प्रशासकों ने रीति रिवाजों को नहीं बल्कि ब्राह्मण ग्रंथों को आधार बनाया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक स्वरूप के संदर्भ में कौन सा कथन ऐतिहासिक रूप से पूर्णतः सत्य नहीं है? दिल्ली सल्तनत मुख्यतः एक सैन्यवादी राज्य था। प्रांतीय गवर्नर मुख्य सैन्य कमांडर थे। दिल्ली सल्तनत एक विशुद्ध थियोक्रेटिक राज था। सुल्तान का कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं थी। सिक्का पर नाम और खुतबा संप्रभुता की सार्वजनिक स्वीकृति के प्रतीक बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने कठोर सैन्य सुधारों से केंद्र की सत्ता को मजबूत किया। इसमें कह रहा है सत्य नहीं है। कौन सा? पूर्णतः सत्य नहीं है। इसका ख्याल करना, कौन सा पूर्णतः? ये ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये कह रहा है दिल्ली सल्तनत एक विशुद्ध थियोक्रेटिक राज था। सुल्तान को कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं थी। दिल्ली सल्तनत को विशुद्ध रूप से थियोक्रेटिक राज्य कहने एक वैचारिक भ्रांति। यद्यपि सुल्तान को इस्लामी सिद्धांतों का सम्मान करना होता, लेकिन व्यवहारिक प्रशासन में उलेमाओं का पूर्ण नियंत्रण नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे शासकों ने उलेमाओं को सीधे हस्तक्षेप को खारिज कर दिया और राज्य के राजनीतिक हितों या धर्मनिरपेक्ष नियमों को प्राथमिकता दी। क्वेश्चन नंबर 12 पाते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है? मुगल भू राजस्व मूल्यांकन प्रणाली की तकनीकी शब्दावली में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? जब्ती शेषासुरी द्वारा प्रारंभ भूमि माप आवश्यक दस्तूर अमल के रूप में नकद कर दरें, या फिर कनकूद दानामंदी फसल कटने के खलिहान में आने के बाद अनाज अलग कर राजस्व तय होता था, या नसक पूर्णतः स्वतंत्र प्रणाली नहीं थी, अन्य प्रणालियों की सहायक पद्धति, या फिर कह रहा है आईने दहसाला 1580 में शुरू पिछले 10 वर्षों की औसत उपज और कीमतों पर आधारित। ये कह रहा है कौन सा युग गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित है। इसका ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का ये कह रहा है कनकूद या दानाबंदी फसल कटने और खलिहान में आने के बाद अनाज अलग कर राजस्व तय होता था। कनकूद में क्या होता था? कनकूद का आने के बाद में कनकूद में होता था खेत में खड़ी फसल का अनुमान लगाकर। इसमें कनकूद में खड़ी फसल का अनुमान लगाकर होता था। खड़ी फसल का अनुमान, खड़ी फसल का अनुमान लगाकर रस्सी से माप कर हिस्सा तय किया जाता था राज का। ठीक, कन माने होता है, जैसे कन माने क्या होता है? फॉर एग्जांपल कन माने होता है अनाज, कन बराबर अनाज, और कूत माने अनुमान लगाना, कूत माने होता है अनुमान। तो इसका मतलब हो गया ना कि कन कूत, इसका अनाज का अनुमान लगाना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 13 पे। 13 क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है मुगल जागीरदारी प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन लगभग सही लगता है लेकिन तकनीकी रूप से गलत है?
जागीर अस्थाई या वंशानुगत नहीं था, सम्राट किसी भी समय मनसबदार को ट्रांसफर कर सकता था। जमा अनुमानित राजस्व दाम में मापा हासिल वास्तव में वसूल की गई राशि थी। बाकी उस भूमि को संदर्भित करता था जो खालिसा का अभिन्न अंग बन चुकी हो। वतन जागीर स्थानीय जमींदारों या राजपूत राजाओं को उनके पैतृक क्षेत्रों में दी जाती थी। बताइए इसका आंसर, 13 का आंसर क्या होगा। कह रहा है लगभग सही लगता है लेकिन तकनीकी रूप से गलत है। तकनीकी रूप से कह रहा गलत है, क्या है, तकनीकी रूप से गलत है, तकनीकी रूप से गलत है। ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी। कह रहा बाकी उस भूमि को संदर्भित कर जो खालिसा का एक अभिन्न अंग हो चुकी थी। पैबाकी क्या होता था, पैबाकी पैबाकी ये थी, उस पैबाकी उस भूमि को संदर्भित करता था जिसका राजस्व किसी कारणवश किसी मनसबदार को जागीर के रूप में अभी तक आवंटित नहीं किया गया था, या जो एक मनसबदार से दूसरे को हस्तांतरण की प्रक्रिया में थी, या खालिसा से अलग भूमि थी। ये खालिसा का अभिन्न अंग नहीं थी, ये खालिसा से अलग थी, ठीक, अभिन्न अंग नहीं थी, इसलिए ये गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, मध्यकालीन असम की पाइक प्रणाली के बारे में बताइए। कह रहा है कि कौन सा गलत है। कारी पाइक युद्ध में सैनिक, शांति में मजदूर। चमुआ पाइक उच्च स्तर के शारीरिक श्रम में प्रायः मुक्त। फिर दूसरा कह रहा है कारी पाइक उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद चमुआ के रूप में कभी पदोन्नत नहीं हो सकता था। फिर कह रहा है बिलतिया पाइक मुख्यतः कुलीन वर्ग की भूमि पर काश्तकार। कौन से गलत हैं बताइए, इसमें से कौन से गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा गलत है। इसमें कह रहा है ये दो गलत। कारी पाइक उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद चमुआ ग्रुप में कभी पदोन्नत नहीं हो सकता था। क्या है इसमें, पाइक प्रणाली में सामाजिक गतिशीलता पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं थी। यदि कोई कारी पाइक अपनी असाधारण योग्यता और सेवा साबित करे तो उसे पदानुक्रम में चमुआ वर्ग में पदोन्नत किया जा सकता, जो उसे शारीरिक श्रम से छूट प्रदान करता था। बिलतिया पाइक कुलीनों की निजी भूमि पर काश्तकार होते थे, ठीक, इसलिए ये सही है। तो हमारा कौन सा 14 का केवल 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विजयनगर की अमर नायक प्रणाली के संदर्भ में कथन। अमर नायक प्रणाली को दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से प्रेरित माना जाता है। कारण एन वेंकट रमनैया ने सिद्ध किया कि यह पूर्णतः यूरोपीय सामंतवाद का सटीक पर्याय थी। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है। इसका तो इसका यार दोनों सही आ रहे की सही व्याख्या है। अमरनायक प्रणाली के संदर्भ सही, अमरनायक प्रणाली को दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से प्रेरित माना जाता था। कारण दिया एन वेंकट रमैया ने सिद्ध किया यह पूर्णतः यूरोपीय सामंतवाद का सटीक पर्याय थी। बाकी और जो विद्वान हैं वो नहीं मानते इसे सामंती नहीं मानते थे, ये मानते अनुपस्थित, लेकिन ये वेंकट रमैया मानते हैं कि नहीं ये पर्याय थी, किसकी, यूरोपियन सामंतवाद की पर्याय थी, इसलिए ये यार दोनों सही आ रहे की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्या, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक संरचनाओं, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक संरचनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। एकता प्रणाली की शुरुआत शाहजहां ने मनसबदारी प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए की थी। अष्टप्रधान परिषद मुख्यतः बहमनी साम्राज्य की विशेषता थी जिसे शिवाजी ने अपनाया। सैर जिहत भू राजस्व के अलावा बंदरगाह व अन्य कर जागीर के जमा में शामिल थी। इब्न बतूता ने रेला में शेरशाह सूरी की मुकाता प्रणाली का विस्तृत वर्णन किया। इसमें कह रहा है कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा सही है। ये सही है हमारा, कौन सा, सैर जिहत मुगल राजस्व प्रशासन का एक महत्वपूर्ण शब्द था जिसमें भू राजस्व के अलावा बंदरगाह कर और अन्य कर शामिल थे जिन्हें जमा कुल अनुमानित आय में गिना जाता था। एकता की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, शाहजहां ने नहीं। अष्टप्रधान मराठा शिवाजी प्रशासन की विशेषता थी, बहमनी की नहीं। और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, शेरशाह के काल में नहीं आया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है
विजयनगर प्रशासन और उसके पतन के बाद परिस्थितियों के बारे में कौन सा कथन सही है? कह रहा है एक, डोमिंगो पायस व फर्नांडो नूनीज ने नायकों को विजयनगर के राय को कभी राजस्व न देने वाला बताया। नायक सरदारों ने पेट्टाई जैसे वाणिज्यिक केंद्रों और सिंचाई के माध्यम से कृषि का प्रबंधन किया। तालिकोटा 1565 के बाद मदुरै, तंजावुर और इक्केरी के नायक लगभग स्वतंत्र हो गए। कौन सा कथन सही है बताइए इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सा कथन सही कह रहा है, कौन सा कथन सही है? इसमें 2 और 3 सही है, पहला नहीं सही है। ठीक, पहला उसमें नहीं सही है। इसमें जो दूसरा कह रहा है नायक सरदार ने पेट्टाई जैसे वाणिज्यिक केंद्रों और सिंचाई के माध्यम से कृषि का प्रबंधन किया। तालिकोटा 1565 में मदुरै, तंजावुर और इक्केरी के नायक लगभग स्वतंत्र हो गए। ठीक, विदेशी यात्री जैसे पेंस और नूनीज ने नायकों को स्वतंत्र नहीं बल्कि विजयनगर के राय के एजेंट के रूप में वर्णित किया था, जो राजा को नियमित सैन्य और वित्तीय सहायता देते थे। तालिकोटा युद्ध जो 1565 के बाद से ही ये नायक स्वतंत्र हुए और इन्होंने अपने राज स्थापित कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हमारा क्या, 18वीं सदी के इतिहास लेखन में मार्क्सवादी स्कूल, इरफान हबीब और कैम्ब्रिज स्कूल सी ए बेली के बीच अंतर को कौन सा कथन सटीक रूप से दर्शाता है? इरफान हबीब 18वीं सदी अंधकार युग, सी ए बेली यह मुगल स्वर्ण युग था। हबीब उच्च भूराजस्व से संरचनात्मक कृषि संकट, बेली क्या कहते हैं क्षेत्रीय स्वायत्तता और पोर्टफोलियो पूंजीवाद। सुमित सरकार ने आर पी दत्ता के उस विश्लेषण का पूर्ण समर्थन है जिसमें 18वीं सदी को बुर्जुआ वर्ग का उदय बताया गया। फिर कह रहा है कैम्ब्रिज स्कूल 18वीं सदी में अर्थव्यवस्था पूर्णतः ग्रामीण व निर्वाह आधारित सभी वाणिज्यिक केंद्रों का विनाश। बताइए 18 का कौन सा सही है? 18 का सही है बी। क्यों सही है? मार्क्सवादी इतिहासकार इरफान हबीब ने मुगल पतन का मुख्य कारण उच्च भूराजस्व से उत्पन्न कृषि संकट और किसान विद्रोहों को माना। इसके विपरीत सी ए बेली जैसे नव संशोधनवादी इतिहासकारों का तर्क है कि 18वीं सदी के पतन का और अंधकार का युग नहीं था बल्कि क्षेत्रीय शक्तियों के आर्थिक विकास, गतिशीलता और स्थानीय कुलीनों का गठजोड़ काल था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है चोल कराधान शब्दावली का सही मिलान कीजिए। व्यक्ति, कदमई, कुडिमई, आयम। गैर कृषि व्यवसाय और व्यापार पर कर टोल, भूमिपतियों पर प्राथमिक भूराजस्व, राजकार्य हेतु मजबूर श्रम, काश्तकारों पर प्रत्यक्ष श्रम सेवा। क्या क्या इन्हें कहा जाता था बताइए। जैसे चोल अभिलेखों में कराधानों के स्पष्ट प्रमाण मिले। जैसे वेट्टी, वेट्टी क्या था? वेट्टी किसके लिए था? वेट्टी किस लिए था भाई? वेट्टी राजकीय कार्य हेतु मजबूर श्रम, जिसे विष्टी अगर उत्तर भारत में देखा जाए उसे क्या कहा जाता था? ये बिना वेतन के मजदूर श्रम था। कदमई क्या था? जो हमारा ये कदमई क्या था? कदमई क्या था भाई? कदमई था हमारा क्या, ये भूमिपतियों पर प्राथमिक भू राजस्व था। क्या था कदमई? कदमई था जमींदारों पर लगने वाला प्राथमिक भू राजस्व था। फिर क्या कह रहा है कुडिमई, कुडिमई क्या था? कुडिमई काश्तकारों पर लगने वाला श्रम कर था। काश्तकारों पर लगने वाला क्या था? ये श्रम कर था। सी का 4, डी का 1। आयम क्या था? गैर कृषि व्यवसाय और व्यापार पर कर टोल। तो हमारा कौन सा सही हो रहा है? हमारा ए सही, ए नंबर सही हो रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर, विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों के ऐतिहासिक संदर्भ में कौन सा युग में सही सुमेलित है? डोमिंगो पेस अलाउद्दीन खिलजी काल का विवरण और बाजार नीति की आलोचना करता है। फिर कहता है कि इब्न बतूता 16वीं सदी में कृष्णदेवराय काल विजयनगर की यात्रा की। फर्नाओ नूनी 16वीं सदी में अच्युत देवराय काल विजयनगर यात्रा नायकों के सामंती दायित्वों का विवरण देता है। जेम्स मिल विजयनगर की सेगमेंटरी स्टेट के रूप में आधुनिक व प्रशंसात्मक व्याख्या करता है। बताइए इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? सुमेलित हमारा कौन सा है? फर्नाओ नूनीज। पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नूनीज 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य अच्युत देवराय के काल में आया था। उसने अमर नायक प्रणाली का वर्णन किया और नायकों द्वारा राजाओं को दिए जाने वाले राजस्व भुगतान और सैन्य दायित्वों को रेखांकित किया, जिसे इतिहासकारों ने सामंती दायित्व के रूप में देखा। डोमिंगो पेस विजयनगर आया था, अलाउद्दीन खिलजी काल में नहीं, इब्न बतूता तुगलक काल में आया था। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
21 क्या कह रहा है? भारतीय परिषद अधिनियमों के संदर्भ में सही विकल्प कौन सा है? कह रहा है 1861 अधिनियम वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक मान्यता। फिर क्या कह रहे हैं? 1892 अधिनियम गैर आधिकारिक सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, भारतीय सदस्यों को बजट पर मतदान का पूर्ण अधिकार दिया गया। बताइए इसमें से कौन सा सही विकल्प है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही विकल्प कौन सा है? इसका सही विकल्प है केवल एक। 1861 के अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी और पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी, एक सही है। फिर क्या करें? 1892 के अधिनियम ने विधान परिषदों को विस्तार किया और सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार, लेकिन उन्हें बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं दिया। इसमें क्या कह रहा? बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया, ये नहीं दिया था, ये नहीं दिया था, दिया ही नहीं था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 22 पे। 22 कह रहा है क्या? 22 कह रहा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन एक सूक्ष्म दृष्टि छिपाए हुए है? बताइए। लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य भारतीय भाषाई प्रेस में राजद्रोह को का कठोर नियंत्रण। फिर कह रहा है प्रूफ शीट जमा करने का अधिकार, राजद्रोह का अंतिम निर्णय न्यायपालिका द्वारा किया जाता था। फिर कह रहा है देशी प्रेस अधिनियम, अंग्रेजी भाषा के प्रकाशनों को दायरे से बाहर रखा, अस्पष्ट भेदभाव। डी आपत्तिजनक सामग्री पर सुरक्षा जमा, 1892 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त। बताइए कह रहा है कौन सूक्ष्म दृष्टि छिपाए हुए है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 22। ये जो ये है, जो ये कह रहा है क्या? ये कह रहा है ना कि किस चीज का कह रहा है? कि प्रूफ शीट जमा करने का अधिकार, राजद्रोह का अंतिम निर्णय न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। ये न्यायपालिका द्वारा जो राजद्रोह सेडिशन जो था, ये न्यायपालिका द्वारा नहीं किया जाता था। पुलिस और कार्यकारी प्रशासन की ये तय करते थे कि कौन सी सामग्री राजद्रोही है, और प्रकाशकों को अदालत में जाने से न्यायिक अपील करने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803-5 मुख्यतः इसलिए शुरू हुआ क्योंकि पेशवा बाजीराव ने सहायक संधि स्वेच्छा से मानने से इनकार किया। कारण 1802 की बेसिन संधि ने मराठा पेशवा पर अप्रत्यक्ष द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध मुख्यतः इसलिए शुरू हुआ क्योंकि पेशवा ने सहायक संधि मानने से इनकार कर दिया। 1802 की बेसिन संधि ने मराठा पेशवा पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण, सिंधिया और भोसले ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ए आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या, ए आर दोनों सही किंतु आर एक सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइए क्या है? 23 का आंसर क्या होगा? ये ये ए गलत है लेकिन आर सही है, ए गलत है लेकिन आर सही है। ए गलत है लेकिन आर सही। ए गलत क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है द्वितीय मराठा युद्ध, कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध मुख्यतः इसलिए शुरू क्योंकि पेशवा बाजीराव ने द्वितीय ने सहायक संधि स्वेच्छा से मानने से इनकार किया। कथन है पूरी तरह इसलिए गलत जैसे पेशवा बाजीराव द्वितीय ने स्वेच्छा से अंग्रेजों का विरोध नहीं किया, वह 1802 में पूना में होलकर से हार गया और भागकर अंग्रेजों की शरण में चला गया, और उसने क्या बेसिन की संधि कर ली थी। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने किस पे? 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? इल्बर्ट बिल विवाद, भारतीय न्यायाधीशों का यूरोपियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार, आर्म्स एक्ट, बिना लाइसेंस भारतीयों के अधिकार रखने का प्रतिबंध, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ईआईसी का परिसमापन, सत्ता ब्रिटिश क्राउन को, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, प्रांतों में द्वैत शासन। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? ये आया था हमारा, ये आया था कब?
ये 1858 में आया था, ये 1858 में आया था। और फिर क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का परिसमापन हो गया था। फिर आर्म्स एक्ट लिटन द्वारा कब आया था? आर्म्स एक्ट लिटन द्वारा कब आया था? आर्म्स एक्ट ये आया था 1878 में, 1878 में आया था। फिर क्या, एल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? ये 1883 में हुआ था, 1883 में हुआ था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये आया था 1919 में। तो पहले पे आएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 25 पे। 25 क्या कह रहा है? 1885 और 1905 के उदारवादी चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी द्वारा निम्नलिखित कौन सी मांग आधिकारिक रूप से नहीं की गई थी? कह रहा है कि कौन सी मांग आधिकारिक रूप से नहीं की गई थी। आईसीएस परीक्षाओं का आयोजन भारत और इंग्लैंड दोनों में साइमल्टेनियसली किया जाए, सैन्य खर्च में भारी कटौती की जाए, अलोकप्रिय नमक कर निरस्त किया जाए, भू राजस्व दरें कम हो, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता और ब्रिटिश साम्राज्य के बिना शर्त संबंध विच्छेद। बताइए 25 का कौन सा आधिकारिक रूप से मांग नहीं की गई थी? ये अपनी स्थापना के पहले 20 वर्षों में कांग्रेस उदारवादी थी और उसने ब्रिटिश साम्राज्य भीतर अधिक प्रतिनिधित्व, आईसीएस परीक्षा के साथ एक साथ आयोजन और सैन्य खर्च व करों में कमी की मांग की थी। पूर्ण स्वतंत्रता की ऐतिहासिक मांग 1919 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, न कि 1885 के प्रारंभिक चरण में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? 26, भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास लेखन में सबाल्टर्न और मार्क्सवादी दृष्टिकोण में कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। सबाल्टर्न अध्ययन समूह 1980 के दशक में रणजीत गुहा के नेतृत्व में ग्रामसी की हेजमनी अवधारणा से प्रेरित सबाल्टर्न इतिहासकारों का तर्क अंतर्विरोध केवल साम्राज्यवाद और जनता के बीच नहीं, अभिजात वर्ग और सबाल्टर्न के बीच भी था। विपिन चंद्रा जैसे इतिहासकारों ने तर्क दिया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विशुद्ध रूप से केवल बुर्जुआ वर्ग का आंदोलन था। सुमित सरकार ने आरपी दत्त के विश्लेषण की आलोचना की जिसमें आंदोलन को केवल बुर्जुआ बताया गया। बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26 में कौन सा सही नहीं है? यही हमारा विपिन चंद्रा जैसे इतिहासकारों ने तर्क दिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विशुद्ध रूप से केवल बुर्जुआ वर्ग का आंदोलन था। विपिन चंद्रा जैसे आधुनिक मार्क्सवादी संशोधनवादी राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने तर्क दिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक बहुवर्गीय लोकप्रिय संगठन न कि केवल बुर्जुआ वर्ग का आंदोलन था। राष्ट्रीय आंदोलन केवल बुर्जुआ वर्ग का आंदोलन मानने वाली पारंपरिक व्याख्या आरपी दत्ता ने की थी। ठीक, और सबाल्टर्न स्कूल वास्तव में ग्रामसी की विचारधारा से प्रेरित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 27। 27 क्या कह रहा है? 27 कह रहा है दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन की निकासी का तर्क दिया। 18वीं शताब्दी उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी उदार नीतियों के तहत कच्चे माल का निर्यात पूरी तरह रोक दिया ताकि भारतीय हस्तशिल्प पनप सके। ए आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, आर एक सही व्याख्या नहीं। ए सही है लेकिन आर गलत है। बताइए 27 का ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका हमारा क्या होगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। दादा भाई नौरोजी ने धन की निकासी का सिद्धांत दिया लेकिन कारण ऐतिहासिक रूप से गलत है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से कच्चे माल के निर्यात को रोका नहीं बल्कि उसे भारी मात्रा में बढ़ावा दिया ताकि ब्रिटेन के कारखानों को कच्चा माल मिल सके। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश हुआ। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? 28 कह रहा है ब्रिटिश भारत की अफगान नीति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कह रहा है कौन सा कथन गलत है? भारत की अफगान नीति के संदर्भ में गंडमक संधि, ब्रिटिश रेजिडेंट काबुल में तैनात, अमीर की विदेश नीति ब्रिटिश सलाह पर, रावलपिंडी संधि, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त, अफगानिस्तान की स्वतंत्रता अस्थायी रूप से रद्द, डूरंड रेखा पार के क्षेत्रों का विलय। कह रहा है कौन सा गलत है? ये हमारा गलत है, बी। इसमें कह रहा है कि रावलपिंडी संधि 1919 में अफगानिस्तान की स्वतंत्रता को रद्द नहीं किया बल्कि इसके विपरीत इसने अफगानिस्तान को विदेश मामले में वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान की और ब्रिटिश सब्सिडी भुगतान को समाप्त कर दिया। गंडमक की संधि 1879 के प्रावधान सही है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कह रहा है? 29 कह रहा है आधुनिक भारत के इतिहास लेखन में औपनिवेशिक साम्राज्यवादी स्कूल की मान्यताओं के बारे में कौन सा कथन सही है?
जेम्स मिल और विंसेंट स्मिथ ने भारत को मात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति माना। वैलेंटाइन सिरोल ने स्वीकार किया भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ें प्राचीन लोकतांत्रिक गणराज्यों में हैं। इस स्कूल ने ब्रिटिश शासन को विशुद्ध शोषक बल माना और ब्रिटिश नीतियों को अकाल का कारण बताया। औपनिवेशिक इतिहासकारों ने विलियम जोन्स और जैसे प्राच्यवादियों का कड़ा विरोध किया। बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सही है? 29 का कौन सा सही है? बात तो सही है। जेम्स मिल और विंसेंट स्मिथ ने भारत को मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति माना है। जो विंसेंट स्मिथ और वैलेंटाइन सिरोल जैसे औपनिवेशिक साम्राज्यवादी इतिहासकारों का गूढ़ विश्वास था कि भारतीय जातियों और धर्मों का एक विभाजित समूह मात्र है और ब्रिटिश सभ्य मिशन के बिना यह कभी एक राष्ट्र नहीं बन सकता। औपनिवेशिक इतिहासकारों ने ब्रिटिश शासन को शोषक नहीं बल्कि आधुनिकता लाने वाला बल माना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है हमारा? 30 कह रहा है कि औपनिवेशिक काल के स्त्री अधिकार और सामाजिक सुधार आंदोलनों पर सबाल्टर्न मार्क्सवादी इतिहासकारों की गंभीर आलोचना रही है। क्या? अधिकांश सुधार आंदोलन उच्च जाति और शहरी मध्यवर्गीय चिंताओं तक सीमित, पितृसत्ता को मौलिक चुनौती नहीं। ब्रिटिश सरकार के विधायी सुधारों से निम्न जातियों की खेतिहर महिलाओं को सबसे अधिक अप्रत्यक्ष लाभ हुआ। विद्यासागर और राममोहन राय ने अपने अभियान को पूर्णतः बाइबल का उपयोग किया, हिंदू धर्मशास्त्रों का नहीं। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने माना कि सुधारकों ने औपनिवेशिक राज्य के साथ मिलकर भारतीय संस्कृति नष्ट की। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा गंभीर आलोचना रही? इतिहासकारों गंभीर आलोचना क्या रही? ये रही ए, अधिकांश सुधार आंदोलन उच्च जाति और शहरी उच्च मध्यवर्गीय चिंताओं तक सीमित, पितृसत्ता को मौलिक चुनौती नहीं। सबाल्टर्न मार्क्सवादी इतिहासकारों ने 20वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन जैसे सती प्रथा उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह की यह कहकर आलोचना की यह मुख्य रूप से उच्च जाति और शहरी अभिजात वर्ग द्वारा संचालित है। इन आंदोलनों ने निम्न जातियों की महिलाओं की वास्तविक भौतिक समस्याओं जैसे मजदूरी, भूमि अधिकार या पितृसत्तात्मक संरचनाओं को जमीनी स्तर पर चुनौती नहीं दी। ठीक। विद्यासागर ने हिंदू धर्मशास्त्रों का ही उपयोग किया था, ना कि बाइबल का। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? 31 कह रहा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-1782 के बाद सालभाई की संधि के बाद कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन कह रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सालसेट और भड़ौच पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी गई। मराठों ने गारंटी दी कि वे फ्रांसीसियों को अपने क्षेत्रों में बस्ती स्थापित नहीं करने देंगे। महादजी सिंधिया को पारंपरिक गारंटर के रूप में नामित किया गया। अंग्रेज तत्काल रघुनाथ राव को पेशवा मानेगा, माधवराव द्वितीय को पदच्युत करेंगे। कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर 31 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 का गलत है ये, अंग्रेज तत्काल रघुनाथ को पेशवा मानेगा, माधवराव द्वितीय को पदच्युत करेंगे। जबकि इसमें क्या था? सालभाई की संधि जो 1782 के तहत अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को पेशवा नहीं माना, बल्कि अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को पेंशन देकर दरकिनार कर दिया और माधवराव द्वितीय को वैध पेशवा के रूप में मान्यता दी। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या कह रहा है? ब्रिटिश कालीन भारत में प्रेस कानूनों के विकास में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? बताइए। भारतीय प्रेस मुक्ति लॉर्ड हेस्टिंग और मुख्तार चार्ल्स मेटकाफ को श्रेय। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन भारतीय भाषाई प्रेस को बिना न्यायिक अपील के दबाया। राजद्रोही प्रकाशन अधिनियम लॉर्ड रिपन ने भारतीय प्रेस पर कठोर नियंत्रण लागू किए। फिर कह रहा 1878 का प्रावधान आपत्तिजनक सामग्री छापने पर प्रकाशकों को अग्रिम सुरक्षा जमा देनी होती है। कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है? राजद्रोही प्रकाशन अधिनियम सेडिशन पब्लिकेशन एक्ट लॉर्ड रिपन ने भारतीय प्रेस पर कठोर नियंत्रण लागू नहीं किए थे, बल्कि क्या ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया, ना कि आजीवन प्रतिबंध लगाया। रिपन को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक और स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या कह रहा है? 33 कह रहा है सुमित सरकार के अनुसार नव जागरण का मिथक स्वयं समस्याग्रस्त है, क्योंकि जागृति को स्थापित करने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में सही उदाहरण पूरा करें। पश्चिमी सभ्यता के पूर्ण अनुकरण की आवश्यकता होती है। एक अंधकार युग के अस्तित्व को पूर्व निर्धारित करना पड़ता है, जो प्रायः इंडो इस्लामिक संस्कृति से विच्छेद कर बनता है। फिर कह रहा है कांग्रेस के नेतृत्व में एक हिंसक राजनीतिक क्रांति की आवश्यकता होती है। फिर मार्क्स और एशियाई उत्पादन पद्धति सिद्धांत को बिना शर्त स्वीकार करना पड़ता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का
उदाहरण कौन पूरा कर रहा है? ये कह रहा है एक अंधकार युग डार्क एज के अस्तित्व को पूर्ण निर्धारित करना पड़ता है, जो प्रायः इंडो इस्लामिक संस्कृति के विच्छेद का कारण बनता है। ठीक। मार्क्सवादी इतिहासकार सुमित सरकार का तर्क है 19वीं सदी के बंगाल के नवजागरण का मिथक अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। उनका मानना है कि इस जागृति को स्थापित करने के लिए इतिहासकारों को जानबूझकर पूर्व 19वीं सदी की इंडो इस्लामिक संस्कृति को एक अंधकार युग में चित्रित करना पड़ा, जिसके बाद भारत में सांप्रदायिक विभाजन को वैचारिक जन्म दिया। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? हिंदू मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में कौन सा युग बेमेल है? कौन सा युग बेमेल है? गर्भगृह मंदिर का पवित्रम गर्भ अक्ष प्राथमिक देवता की मूर्ति यहाँ स्थापित। गोपुरम दक्षिण भारतीय द्रविड़ मंदिरों का भव्य प्रवेश द्वार प्राय मुख्य विमान से भी ऊंचा। विमान उत्तर भारतीय नागर शैली में गर्भगृह के ऊपर घुमावदार टावर को तकनीकी रूप से हमेशा विमान ही कहते हैं। अंतराल गर्भगृह और मुख्य मंडप के बीच छोटा सा कक्ष या बरामदा। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का कौन सा मिसमैच है, बेमेल है? ये है सी। विमान वास्तुकला शब्द मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय मंदिरों के मुख्य गर्भगृह के ऊपर उठने वाले पिरामिड के आकार के टावर को कहा जाता है। उत्तर भारतीय शैली में मुख्य कक्ष के ऊपर उठने वाले घुमावदार टावर को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? शिखर कहा जाता है। क्या? शिखर बोला जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है मुगल नगद गठजोड़ और कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में सही विकल्प कह रहा है। जब्ती कथन जब्ती व्यवस्था के तहत किसान को भू राजस्व अनिवार्यतः नगद में ही चुकाना होता था, वस्तु में बदलने का कोई प्रावधान नहीं था। कथन 2 खेत बटाई और लंग बटाई नगद राजस्व संग्रहण की उन्नत उप प्रणालियां थी। दोनों कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 1 सही लेकिन कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत लेकिन कथन 2 सही है। दोनों कथन गलत हैं। 35 का कौन सा सही विकल्प है? कथन 1 सही लेकिन कथन 2 गलत है। कथन 1 सही, जैसे जब्ती प्रणाली के तहत राजस्व भुगतान अनिवार्य रूप से नगद में ही होता था, उसे वस्तु बदलने कोई प्रावधान नहीं था। कथन 2 गलत इसलिए खेत बटाई और लंग बटाई गल्ला बक्सी की प्रणालियां थी। यह राज्य का हिस्सा वस्तु के रूप में तय होता था, नकद में नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है प्राथमिक स्रोतों के प्रामाणिकता के संदर्भ में प्राचीन भारतीय समाज और दर्शन के संस्कृत साक्ष्य ताड़पत्र पांडुलिपियां, अशोक के धम्म की पृष्ठभूमि का प्राथमिक पुरातात्विक स्रोत दिव्यावदान, चोल ग्राम प्रशासन की लाटरी प्रणाली का प्रत्यक्ष साक्ष्य उत्तर मेरू शिलालेख कौन से युग में सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 36 में कौन से युग में सही सुमेलित है? सुमेलित है 1 और 3। प्राथमिक स्रोत जो भारतीय समाज का दर्शन और संस्कृत साथ ताड़पत्र पांडुलिपियां हैं। उसके बाद चोल प्रशासन लाटरी प्रणाली प्रत्यक्ष उत्तर मेरू अभिलेख में, अशोक के धम्म के पृष्ठभूमि का प्राथमिक पुरातात्विक स्रोत दिव्यावदान ने उसके शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। 37 क्या कह रहा है? 37 क्वेश्चन नंबर कह रहा है हमारा क्या? मध्यकालीन कृषि अर्थव्यवस्था और मुगल कर प्रणाली में लगभग सही प्रतीत होने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः गलत है? इब्न बतूता ने रेहला में मोहम्मद तुगलक के काल में आम जैसे फलों और कृषि प्रथाओं का उल्लेख किया। मापा और मुकाता क्रमशः भूमि माप और राजस्व मूल्यांकन की तकनीकी शर्तें। दिल्ली सल्तनत की इक्ता व्यवस्था में इक्तादार सदैव भूमि का पूर्ण स्वामी बन जाता था। यह पद शुरू से पूर्णतः वंशानुगत था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व बढ़ाने और स्थानीय मध्यस्थों खुद मुकद्दम चौधरी की शक्तियां कम करने के लिए कड़े कदम उठाए। बताइए इसमें से कौन सा सही है? 37 का कौन सही है? गलत, पूर्णतः गलत कथन कह रहा है। पूर्णतः गलत कौन है? ये है हमारा दिल्ली सल्तनत की इक्ता व्यवस्था में इक्तादार सदैव भूमि का पूर्ण स्वामी बन जाता। यह पद शुरू से पूर्णतः वंशानुगत था, जबकि दिल्ली सल्तनत की इक्ता व्यवस्था में तहत इक्तादार भूमि का अस्थायी स्वामी नहीं रहता। वह पद शुरुआत से वंशानुगत नहीं था। राज्य इक्तादारों का नियमित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या तबादला करता था, ताकि वे आसानी असर बहुत अधिक शक्तिशाली होकर विद्रोह न कर सके। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? 38 कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के पतन और उसके बाद की परिस्थितियों के बारे में कौन सा कथन ऐतिहासिक रूप से सही है? 1565 के तालिकोटा युद्ध के तुरंत बाद विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह नष्ट हो गया। तालिकोटा के बाद मदुरै, तंजावुर, गिंगी और केरी के नायक पश्चात स्वतंत्र हुए और शक्तिशाली रियासतें स्थापित की। फरनाओ ने तालिकोटा के दशकों बाद विजयनगर की यात्रा की और नायक प्रणाली के पूर्ण पतन का विवरण दिया। विजयनगर शासकों ने इस्लाम के खतरे से निपटने के लिए अमर नायक प्रणाली समाप्त कर पूर्णतः असैनिकृत प्रशासन स्थापित किए। मैं कह रहा कौन से सही है? क्वेश्चन नंबर 38 का कौन सा सही है?
क्वेश्चन नंबर 38 का कौन सही है? बी। तालिकोटा के बाद मदुरै, तंजावुर, गिंगी, इक्केरी, नायक, बस्तर स्वतंत्र और शक्तिशाली रियासत के रूप में ये स्थापित हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है क्या? 39 कह रहा है, 39 कह रहा है अहोम प्रशासन में खेल और पाइक प्रणाली के बारे में उपर्युक्त में कौन सा कथन सही है? कथन एक, पेशेवर खेल सापेक्ष स्वायत्तता और उच्च सामाजिक स्थिति का आनंद लेते थे। साधारणतः पाइक राज्य के कठोर नियमों से बंधे थे। कथन दो, बिलतिया पाइक व विशेष सैन्य टुकड़े जिसे केवल सैन्य अभियानों में सबसे आगे लड़ने के लिए आरक्षित रखा जाता था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? 39 में केवल क्या सही है? एक सही है। क्या है? कथन एक सही। शिल्पकारों और पेशेवर खेल को साधारण पाइक किसानों की तुलना में अधिक स्वायत्तता और सामाजिक दर्जा प्राप्त था। कथन दो गलत है, क्योंकि बिलतिया पाइक वे पाइक थे जो मुख्यतः रूप से कुलीन वर्ग के निजी भूमि पर काश्तकार के रूप में कार्य करते। वे सैन्य अभियानों में सबसे आगे पंक्ति के लिए आरक्षित विशेष टुकड़ी नहीं थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 40 पे। 40, 18वीं सदी के इतिहास लेखन में कौन सा दृष्टिकोण विशेष रूप से सीए बेली जैसे कैम्ब्रिज नव संशोधनवादी इतिहासकारों से जुड़ा है? 18वीं सदी पूर्ण अंधकार युग केवल ब्रिटिश शासन की ज्ञानवर्धक उपस्थिति से समाप्त। 18वीं सदी मुगल पतन, जमींदारों के वर्ग संघर्ष और किसान विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम। 18वीं सदी में राजनीतिक सत्ता का संक्रमण हुआ, क्षेत्रीय शक्तियों में नया पोर्टफोलियो पूंजीवाद उभरा। 18वीं सदी में अर्थव्यवस्था पूर्णतः ग्रामीण और निर्वाह आधारित सभी वाणिज्यिक केंद्रों और विदेशी व्यापार का पूर्ण विनाश। बताइए 40 का कौन सा सही है? कैम्ब्रिज नव संशोधनवादी इतिहासकारों से जुड़ा है, ये जुड़ा है सी। 18वीं सदी के राजनीतिक सत्ता का संक्रमण हुआ, क्षेत्रीय शक्तियों में नया पोर्टफोलियो पूंजीवाद उभरा। कैम्ब्रिज स्कूल और नव संशोधनवादी जैसे सीएबेली का तर्क है कि 18वीं सदी केवल पतन का काल नहीं बल्कि यह संक्रमण का काल था। मुगल सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, अवध बंगाल जैसी क्षेत्रों का उदय हुआ और स्थानीय व्यापारियों, कुलीनों और राजस्व ठेकेदारों का एक नया गठजोड़ पोर्टफोलियो पूंजीवाद पर आधारित था। उन्होंने इसे अंधकार युग मांगने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों ये हमारा 40 क्वेश्चन का एमसीक्यू था, जिसे मैंने अपना कंप्लीट करवा दिया है। फिर से अभी थोड़ी देर में मैं एक वीडियो और जो हमारा यूनिट वाइज एमसीक्यू चल रहा है हायर का इंस्टेंट का वो जाएगा और मॉडल पेपर जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोगों से क्या चाहते, विदा चाहते हैं।